सीरीज चला रहा हूँ SCERT की। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि क्लास 6 की साइंस खत्म हो चुकी है, क्लास 7 की साइंस खत्म हो चुकी है, 8 का पहला पार्ट खत्म हो चुका है अप टू 4th चैप्टर। और चलिए हम लोग अध्याय 5 से आज शुरुआत करेंगे। अध्याय 5 का शीर्षक है बल से जोड़ आजमाइश, यानी इस चैप्टर का शीर्षक ओरिजिनली बल है। ठीक है, देखिए ऐसा प्रभाव जो वस्तु की स्थिति यथा विराम या गति की अवस्था को परिवर्तित हो जाए, उसकी दिशा बदल जाए, वो बल कहलाती है। देखिए वस्तु की स्थिति को अगर वो चेंज कर देता है, ठीक है, ऐसा जो एक प्रभाव है, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जो क्या करता है वस्तु के किसी भी चीज़ को, मतलब या तो जगह को, या तो अगर वो गति में है तो उसको रोक देता है, ठीक है, या उसके दिशा में परिवर्तन कर देता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाता है? बल। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। बल की इकाई न्यूटन। देखिए न्यूटन का जब उसको यूनिट में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए होता क्या है, बल बराबर जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। तो फोर्स बराबर यानी बल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन हुआ, तो मास इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट मास का केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन का ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अंतःक्रिया होनी आवश्यक है। देखिए बल लगाने के लिए दो वस्तु के आपस में क्रिया करने की आवश्यकता पड़ ही जाती है, ठीक है। एक जगह से एक वस्तु, आप मान लीजिए कि अगर हम बल लगाते हैं तो हम कंपेरिजन किससे करते हैं अक्सर? देखिए जब भी आप अगर मान लीजिए कोई भी, आप मान लीजिए कि किसी पे भी फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोगों को क्या करना होता है? किसी सरफेस के अकॉर्डिंग ही फोर्स लगाते हैं, ठीक है। चलिए किसी वस्तु में एक ही दिशा में बल लगने से बल जुड़ जाता है। देखिए जब एक आदमी या दो आदमी, तीन आदमी एक ही दिशा में किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उस तीनों ने जो बल लगाया है वो टोटल बल उस वस्तु पे लगता है, तो ये बल मिलके क्या हो जाता है? ये दोनों जुड़ जाते हैं। अगर यही बल जो है दो आदमी अगर अपोजिट डायरेक्शन में दें, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो ये दोनों बल का अंतर जो होगा यही बल ओरिजिनली उस वस्तु पे लगेगा। अगर मान लीजिए कि दोनों व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में सेम बल लगाता है, ठीक है, तो उसका जो है कोई गति में चेंज या कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक अधिक लगाता है एक कम लगाता है, तो जिस तरफ से अधिक लगेगा और मूवमेंट उसी तरफ का होगा, ठीक है। चलिए बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। देखिए बल को जब भी डिनोट किया जाता है तो फिजिकल क्वांटिटी के साथ उनमें जो है डायरेक्शन देना होता है, नहीं मतलब बल जो है स्केलर क्वांटिटी के साथ उसको उसमें दिशा जोड़ने के बाद वो वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। लेकिन देखिए आप जो है अगर काम कहते हैं, काम स्केलर क्वांटिटी होता है और बल जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें दिशा जरूरी है। क्योंकि जब भी किसी को बोला जाए कि ये बल लगाता है तो बल किधर लगाता है? किसी भी डायरेक्शन में लगा सकता है, लेकिन वहाँ डायरेक्शन जरूरी है। आपको अगर बताना है कि बल ये उत्तर दिशा में लगा रहा है, या बल ये सीधे की तरफ लगा रहा है, या कॉर्नर से लगा रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस दिशा में लग रहा है, ठीक है। बल का प्रयोग एक कर किसी वस्तु को विराम से गतिशील और गतिशील से विराम में लाया जा सकता है। दिशा भी बदला जा सकता है। पृथ्वी द्वारा आकर्षक बल जो लगता है उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए बल के प्रकार देखिए, दो तरह का बल होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। देखिए हम लोग जो किसी वस्तु पे बल लगाते हैं वो कौन सा बल है? संपर्क बल। लेकिन जैसे कि देखिए हम लोग संपर्कीय बल क्या होता है कि जैसे हम लोग अपने मांसपेशी से जो बल लगता है वो संपर्कीय बल हो गया। संपर्कीय बल में दो होता है, पेशीय बल और घर्षण बल। जैसे बाल्टी का उठाना वो पेशीय बल का है, बोझा ढोना वो पेशीय बल का है। लेकिन घर्षण बल क्या होता है कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करता है। मान लीजिए कि कार रोड पे चलता है, तो रोड भी एक वस्तु है और कार उस पर चल रही है, तो किसके? दोनों वस्तु का सतह एक दूसरे के संपर्क में है, ठीक है, वो एक दूसरे के प्रति बल लगा रहा है, ठीक है। एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगा। जब दोनों एक दूसरे के प्रति वर्क करते हैं वहाँ पे एक बल काम करता है, उस बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल। चलिए यह बल गति का विरोध करता है। यह बल हमेशा गति का विरोध करता है, ठीक है। होता क्या है, आप अगर मान लीजिए कि कोई दिशा का मूवमेंट, अगर मान लीजिए कोई भी सामान का मूवमेंट, अगर मान लीजिए कार का जो है डायरेक्शन जलने का अगर नॉर्थ की तरफ है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? साउथ की तरफ, ठीक है। हमेशा गति को विपरीत दिशा में अवरोध कर, ठीक है। चलिए असंपर्क बल। असंपर्क बल जो है मुख्यतः रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक गुरुत्वाकर्षण और एक मैग्नेटिक यानी चुंबकीय बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमारा पृथ्वी जो बल लगाता है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, या लेकिन एक चीज़ है कि यह बल जो है जनरली मास के वजह से होता है। गुरुत्वाकर्षण हम
और मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति है तो उस दोनों में भी बल लगता है। इस पृथ्वी या इस पूरे ब्रह्मांड में सब जितने भी पिंड हैं, गोलीय पिंड या कोई भी तारा हो, सूरज हो, सब एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचते हैं। ठीक है, चलिए गुरुत्वाकर्षण बल देखिए बिना संपर्क का होता है। ओके, अब मान लीजिए कि क्या करती है, जैसे कि आप यहाँ से गेंद फेंकिए ऊपर की तरफ, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो उस पर लगता है, क्या धरती वहाँ चली जाती है उसको पकड़ने के लिए? नहीं ना, जो नीचे की तरफ गिरता है तो यहीं से बल लगाया जाता है, तो ये संपर्क में नहीं होता है। ठीक है, देखिए वस्तुओं में भार गुरुत्व बल के कारण ही होता है। वस्तु में जो भार हम लोग नापते हैं, भार वजन, वो किसके वजह से है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। गुरुत्व बल का प्रतिपादन न्यूटन है, यानी गुरुत्व बल का भी जो यूनिट है क्या कहलाते हैं उसको? न्यूटन। चलिए, चुंबकीय प्रभाव, ये भी क्या है? असंपर्क बल का बल जो वस्तुओं के बीच बिना संपर्क में लगते हैं, ये भी चुंबकीय बल। ठीक है, ये बल चुंबक और विद्युत द्वारा चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है। देखिए ये बल जो है चुंबक के द्वारा भी लगाया जाता है। ठीक है, चुंबक जो है देखिए आप दूर से ही चुंबक किसी दूसरे वस्तु को खींच लेता है, कैसे? आकर्षण बल की वजह से। तो ये भी असंपर्क है। क्या करता है चुंबक? ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर दौड़ के जाता है उसको खींच के यहाँ ले आता है, यहीं पे रह के वो खींच लेता है उसको। ठीक है, और चलिए देखिए पिछले अध्याय में विद्युत में पढ़ाया था कि विद्युत जब चलते हैं कोई चालक में तो अपने चारों ओर क्या करते हैं? चुंबकीय बल यानी उत्पन्न करते हैं। चलिए इसी के साथ अध्याय 5 की समाप्ति होती है और अध्याय 6 पर चलते हैं। देखिए अध्याय 6 में घर्षण को डिटेल में दिया गया है। घर्षण जो है, घर्षण के कारण देखिए घर्षण क्या होता है? एक वस्तु के सतह पर दूसरे वस्तु के सतह द्वारा जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। देखिए घर्षण बल गति के विपरीत दिशा लगता है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या? वस्तु का सतह और एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए किस एंगल पे लग रहा है। जैसे कि अब मान लीजिए कि आप कभी तक देख रहे होंगे कि फ्रिक्शन जो है, मान लीजिए कि आप कोई स्लाइडर पे चढ़ते हैं, कभी आप झूले पे चढ़े हैं? जो स्लाइडिंग झूला होता है, मतलब कि हम लोग जब पार्क सब में जाते हैं स्लाइड करते हैं ना, ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि अगर वो ज़्यादा एलिवेशन पे बना रहता है तो हम लोग बहुत जल्दी ससर जाते हैं, और कम एलिवेशन पे बना रहता है तो थोड़ा आराम से ससरते हैं। तो यही बात है, क्योंकि कम एलिवेशन पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और ज़्यादा एलिवेशन पे फ्रिक्शन कम होता है। चलिए, कमानीदार तुला, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। देखिए कमानीदार तुला वही जो स्प्रिंग वाला जो आता है ना, वो क्या बोलते हैं, नापने वाला, ठीक है, वही है। इसमें सिप्रल कमानी होता है जिसमें बल लगाने पर प्रसार होता है। बल लगते हैं ना तो इसकी जो है क्या होता है कि वो स्प्रिंग जो है धीरे धीरे नीचे की ओर आता है। घर्षण बल की उत्पत्ति संपर्क में आने वाले सतह के अनियमितता के कारण होता है। देखिए घर्षण बल जो है किसके वजह से उत्पत्ति होता है? देखिए दो सरफेस आपको देखने में प्लेन लगेंगे, लेकिन उसको सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि बहुत सारा उबड़ खाबड़ है वो, ठीक है। तो यही दोनों सतह का जो उबड़ खाबड़पन होता है, इसी वजह से जो है क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। खुरदरे सतह का घर्षण बल ज़्यादा होता है। चलिए देखिए घर्षण जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है एस्थेटिक जिसको इंग्लिश में स्टैटिक कहते हैं, और एक होता है सर्पी घर्षण जिसको इंग्लिश में काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। चलिए एस्थेटिक घर्षण क्या होता है, जितना बल तक वस्तु को गति करना शुरू ना कर दे उस बल को एस्थेटिक घर्षण बल के बराबर कहा जाता है। देखिए मान लीजिए कि कोई कुर्सी है, आपको उसे ठेलना है, मतलब यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, उसको आप ठेलते रहिए। देखिए थोड़ा सा बल लगाइएगा तो नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा लगाया नहीं लगाया, लेकिन जहाँ तक आपने बल लगाया और जहाँ से वो चलना शुरू किया, ठीक है, तो जहाँ तक से वो चलना शुरू किया वहाँ तक का जो फोर्स होता है वो किसके बल के बराबर होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बल के बराबर, यानी स्टैटिक घर्षण के बराबर, ठीक है। और जैसे ही चलना शुरू हो जाता है, वो गति में आ जाता है, तो वहाँ कौन सा फ्रिक्शन लगता है, सर्पी। चलिए सर्पी घर्षण क्या है, जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से चलना शुरू कर देता है, यानी सरकना आरंभ कर देता है, उस समय जो दोनों सतहों के बीच घर्षण लगता है उसी को कौन सा घर्षण कहते हैं, सर्पी घर्षण, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। देखिए सतहों के बीच घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करता है, घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, ये हानिकारक है, लेकिन जरूरी क्यों है। देखिए अगर घर्षण नहीं होगा तो हम चल ही नहीं सकेंगे धरती पर, घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, कारें नहीं चलेगी रोड पर। चलिए मशीनों में घर्षण के कारण क्या होता है, ऊर्जा का क्षय होता है, घर्षण के कारण ऊर्जा का ऊर्जा भी
खत्म होने लगती है। ठीक है, घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। आप देखिएगा कहीं पे जगह पे हाथ रगड़िए, फ्रिक्शन बल की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होने लगता है ना। चलिए, घर्षण लाभदायक भी है। हमारा पृथ्वी पर चलना घर्षण के कारण ही हो पाता है। आप चिकनी गीली मिट्टी पर चलना मुश्किल है क्योंकि उसमें घर्षण कम होता है। जैसे चिकनी गीली मिट्टी को आप चला अधिक कर दीजिए, फैला दीजिए, उसको देखिए, उस पर चल के देखिए, आपको बहुत मुश्किल होगा। क्यों? स्लिप करिएगा ना, फ्रिक्शन कम लग रहा है, सतह उसका जो है चिकना है, इस वजह से फ्रिक्शन कम लगेगा तो आपको चलने में मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, वाहनों में भी जो गति आप कहते हैं एक्सीलरेटर दे दो, ये भी किसके कारण होता है? घर्षण के कारण ही। दीवारों पर आपके द्वारा कील ठोकना भी किसके वजह से होता है? घर्षण के कारण। पृथ्वी का वायुमंडल उल्का पिंडों से हमारी रक्षा घर्षण के कारण ही करता है। एयर फ्रिक्शन के वजह से उल्का पिंड जो हमारे वायुमंडल में घुसता है तो फ्रिक्शन के वजह से हीट जनरेट होते होते वो उल्का पिंड में आग लग जाती है और वो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाते हैं। इस तरह से जो है हमारे पृथ्वी पर आकर उल्का पिंड बड़े साइज में नहीं टकराते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी बची रहती है। यदि संसार में घर्षण ना हो तो गतिनुमा वस्तु हमेशा गति में ही रह जाएगा और स्थिर वस्तु हमेशा स्थिर में ही रह जाएगा। उल्का पिंड अक्सर पृथ्वी से आकर टकराती रहेगी। चलिए, हम तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट ये सब का इस्तेमाल क्यों करते हैं इंजन में, पता है आपको? देखिए, ये सब का इस्तेमाल जो है ना हम घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, कि ताकि इंजन का लाइफ बचा रहे। आप देखिए, मान लीजिए कि जो खुरदरा पदार्थ पे ज़्यादातर घिसते 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 वो खिया जाएगा ना, तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं किसको? तेल, ग्रीस, ये सब लगाते हैं। जो बॉल बेयरिंग सब में ग्रीस लगाते हैं, आपने देखा भी होगा कई जगहों पे। जो गाड़ी चलाते हैं जो देखते हैं चेन में ग्रीस लगाया जाता है, ऑयल डाला जाता है, ये सब क्या काम करता है? लुब्रिकेंट का काम करता है, तो कि आसानी से खटखट की आवाज़ ना करे, स्मूथली चले। ठीक है, चलिए, बॉल बेयरिंग के प्रयोग भी इस्तेमाल घर्षण को कम करने के लिए किए जाते हैं। देखिए, तरल घर्षण, वायु एवं द्रव को तरल पदार्थ कहा जाता है। देखिए, फिजिक्स में जो है ना द्रव और वायु जो है दोनों को तरल पदार्थ कहा जाता है, फ्लूइड मटेरियल। ठीक है, तरल पदार्थ के सतह के बीच भी घर्षण होता है। तरल पदार्थ के घर्षण को क्या कहते हैं? कर्षण या एडेसिव फ्रिक्शन भी कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। देखिए, वस्तु के आकृति और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए, वस्तु में आकृति और देखिए, विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में घर्षण का बल मान अधिक होता है। देखिए, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या होता है कि जहाँ पे कि मान लीजिए वायु है, ठीक है, और आप अच्छा ठीक है वैसा छोड़िए, वायु को छोड़िए, दो द्रव पदार्थ ले लेते हैं जैसे जल और तेल। ठीक है, या जल और मरकरी। इन दोनों में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होगा? मरकरी में होगा, क्योंकि मरकरी डेंसर है इन द कंपेरिजन ऑफ जल। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कोई वस्तु अन्य वस्तु पर लोटन करती है, अन्य वस्तु पर लोटन करती है, तब लोटन घर्षण कार्य करता है। रोलिंग फ्रिक्शन, रोल करना। देखिए, सबसे कम जो फ्रिक्शन होता है ना वो रोलिंग फ्रिक्शन में ही होता है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि लोटन घर्षण से सर्पी घर्षण ज़्यादा होता है। सर्पी घर्षण एस्थेटिक घर्षण से कम होता है। चलिए, घर्षण हमारे लिए हानिकारक और लाभकारी दोनों हो सकता है। एस्थेटिक घर्षण तब काम करता है जब हम किसी वस्तु को गति में लाने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसी के साथ अध्याय 6 समाप्ति होती है। अध्याय 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। धीरे धीरे 8th क्लास 9th क्लास पॉइंट्स ही पॉइंट्स आएंगे। आपको अब ध्यान लगा के और भी पढ़ना पड़ेगा और मैं पढ़ाऊँगा भी, अच्छे नोट्स भी बना के दूँगा। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे नोट्स से चांस कम ही है ज़्यादातर कि आपको जीएस बाहर जाएंगे। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का संचार, सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। देखिए, सूक्ष्म जीवी किसको कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। देखिए, गर्मी के बाद की पहली बारिश में मिट्टी से आपको सौंधी सौंधी खुशबू आती है। आप देखिएगा काफ़ी गर्म हो जाता है और जब पहला बारिश होता है तो अचानक से थोड़ा सा अलग ही स्मेल आता है मिट्टी से। ये मिट्टी में पाए जाने वाले असंख्य जीवाणुओं की खुशबू होती है। सूक्ष्म जीवों को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए कौन सा यंत्र चाहिए? सूक्ष्मदर्शी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। चलिए, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। यह यंत्र वस्तु को उसके वास्तविक आकार से कई गुना कर देता है। देखिए, आपका जो विद्यालय में माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं हम लोग, प्रयोगशाला प्रैक्टिकल लैब में जो यूज़ किया जाता है, ये क्या करता है? इसका जनरली जो है प्रयोगशाला में जो ज़्यादातर ये 25 से 400 गुना तक प्रयोगशाला वाले माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ों को 400 गुना तक
बड़ा करता है, जो विद्यालय के प्रैक्टिकल लैब में यूज किया जाता है। अब विद्यालय के प्रैक्टिकल लैब में जो ये माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है उस माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। चलिए, इस यंत्र में जिस लेंस से हम देख सकते हैं उसको कौन सा लेंस कहते हैं? नेत्रिका यानी आईपीस। उसके नीचे चकती पर 2 या 3 लेंस लगे होते हैं, उस लेंस को कौन सा कहते हैं? लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। आपको फिगर दिया जाएगा जब आपको नोट्स दिया जाएगा तो उसमें ज़रूरी है माइक्रोस्कोप का फिगर। चलिए, किसी वस्तु का आकार नेत्रिका और वस्तु लेंस के क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, जो आकार दिखता है ना, वो अगर मेरा जो आईपीस का लेंस है और ऑब्जेक्टिव लेंस है, इन दोनों का जो क्षमता है मैग्नीफिकेशन यानी बड़ा करने का, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे जितना गुणनफल होगा उसी के बराबर वो क्या करता है? उसको बड़ा करने की क्षमता रखता है। देखिए, पहला माइक्रोस्कोप ल्यूवेनहॉक ने बनाया था। कब बनाया था? 1688 ईस्वी में। देखिए, लुईस पास्चर जो है बताया कि किण्वन प्रक्रिया ईस्ट के कारण होता है, यानी फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो किसके कारण होता है? ईस्ट के वजह से। ईस्ट क्या है? एक कवक है, यानी फंजा। ईस्ट एक सिंगल सेल्ड कवक है, ये याद रखना है आपको। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों का जो वर्गीकरण करते हैं, देखिए इसको 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, फंगी, शैवाल, अलगी। यानी कि जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल में बांटा गया है। और देखिए, विषाणु जो है, विषाणु को हम कोशिकीय जीव नहीं कह सकते, ये अकोशिकीय जीव है। इसकी क्षमता ऐसी है कि ये जैसे ही लिविंग के संपर्क में आते हैं, यानी जिंदा के ऑर्गेनिज्म के, तो वो लिविंग के तरह वर्क करने लगते हैं। और जैसे ही अगर किसी दीवार से चिपक गए तो वो किसके तरह वर्क करते हैं? निर्जीव के तरह। सूक्ष्म जीवों का निवास। देखिए, सूक्ष्म जीव सभी जगह पर पाए जाते हैं। ये ऐसा है कि हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। ये अत्यंत विषम पर्यावरण और प्रतिकूल परिस्थितियों में, देखिए आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा एग्जाम्पल है जो 100 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर में रह पाता है। कुछ डिपेंडेंट होते हैं या कुछ स्वतंत्र रहते हैं। देखिए, कुछ जीवाणु जो है ना किसी पे डिपेंड होते हैं और कुछ स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। कुछ ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ने पर डिपेंड भी हो जाते हैं और स्वतंत्र भी काम करते हैं। उपयोगी या मुख्य मित्रवत सूक्ष्म जीव। देखिए, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे उपयोगी मित्र हैं। जैसे दूध से दही बनाने वाला जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो क्या है? जब मित्रवत काम करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो दही जमेंगे नहीं। दही हमारे लिए कंप्लीट फूड का काम करता है। आपको एक चीज़ बता दूं कि कंप्लीट फूड, दही जो है एक कंप्लीट फूड है, दूध नहीं, दही एक कंप्लीट फूड है। राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है दलहन के पौधे के जड़ों में सहजीवी यानी म्यूचुअल अथी में रहते हैं, तो सहजीवी के रूप में रहते हैं। इसमें वो क्या करते हैं? देखिए, पौधे को नाइट्रोजन, आप ये पहले भी पढ़ा चुके हैं, पौधे को नाइट्रोजन लेने में मदद करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो और जो है ये जो है क्या करते हैं? पौधे से पानी लेते हैं। ठीक है। देखिए, घरेलू उपयोग में जो है जीवाणुओं को सक्रियता के कारण ही हम दूध से पनीर प्राप्त कर पाते हैं। यही जीवाणु जो है सक्रिय रहता है, इसकी वजह से हम लोग दूध से पनीर प्राप्त कर पाते हैं। पावरोटी में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बेकरी अथी में देखिए जीवाणु जो है कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा रोड शेप होता है जीवाणु, स्पेरिकल भी होता है। इसमें आपके बुक में अभी 8 क्लास में नहीं दिया है, लेकिन स्पेरिकल होता है, स्पाइरल होता है और रॉड शेप होता है, कोमा शेप होता है। 4 होते हैं। ठीक है। चलिए, देखिए क्लाइडोमोनास है, स्पायरो गायरा है, अमीबा है, ये सब चीज़ जो है आपको देख लेने हैं। कि राइजोपस है, राइजोपस क्या है? फंजा है, कवक है। पेनिसिलिन क्या है? एक बैक्टीरिया नहीं, पेनिसिलियम एक कवक है, सॉरी। और इससे क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल बनाया जाता है, एंटीबायोटिक बनाया जाता है, सॉरी। ईस्ट के श्वसन के कारण काफ़ी मात्रा में CO2 निकलता है, जिस कारण मैदा में खमीर बनता है। ठीक है, उसका आयतन बढ़ जाता है। आप देखिएगा कि जब भी आप जो है फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट डालकर अगर मैदा में रख देते हैं, कुछ देर बाद या 2 घंटे 1 घंटे बाद आप खुद देखिएगा कि उसका आयतन लगेगा कि फुला फुला है। इसलिए बेकरी में जो है स्पॉन्जी टाइप के जो पावरोटी बनते हैं, किस वजह से बनते हैं? ईस्ट की फर्मेंटेशन की वजह से ही बनता है। चलिए, इंडस्ट्रियल यूज, औद्योगिक उपयोग। देखिए, ईस्ट की मदद से उद्योग में शराब आदि बनाया जाता है। इसमें किण्वन प्रक्रिया यानी फर्मेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। किण्वन की खोज कौन किए थे? फर्मेंटेशन का लुईस पास्चर। कब किए थे? 1857 ईस्वी में। और कहाँ के थे? फ्रेंच साइंटिस्ट थे। औषधीय उपयोग। देखिए, औषधीय उपयोग, सूक्ष्मजीवी का औषधीय उपयोग क्या क्या होता है? एंटीबायोटिक दवाएं सूक्ष्मजीवी के संवर्धन से बनती है। एंटीबायोटिक खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चंस हैं, ये याद रखिएगा। जीवाणु रोधक फफूंद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया जाता है। देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे? जो है एक प्रकार का वो जब अपने लैब में परीक्षण कर रहे थे, उस समय देखते हैं
कि एक प्रकार का लिक्विड जो है जैसे मान लीजिए कि फंजा लगा है, उससे जो एक लिक्विड निकल रहा है, उसके आसपास बैक्टीरिया नहीं पनप पा रहे हैं, इस वजह से जो है वो वहीं से खोज किए थे। तो जीवाणुरोधक फफूंद से कौन सा एंटीबायोटिक बनाया जाता है? पेनिसिलिन। आज भी पेनिसिलिन बहुत ही ज़ोर शोर से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिम्स को जो विटामिन B12 के उत्पादन में मदद करते हैं उसे मार देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करें। और आज के टाइम में अगर एंटीबायोटिक दिया जाता है तो उसके साथ कभी कभी क्या देखते हैं आप? गैस वाली भी दवाई दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो क्या है? वायरल डिजीज है। डिजीज काउजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिम्स, यानी सूक्ष्मजीवों के साथ जो है क्या क्या कौन कौन से पैदा होते हैं। देखिए, चेचक होता है, हैजा होता है, हेपेटाइटिस होता है आदि। टीका या वैक्सीन सूक्ष्मजीवों से ही बनाए जाते हैं। देखिए, टीका और वैक्सीन जो सूक्ष्मजीवों से वह बनाया जाता है, लेकिन बस ये है कि ये सूक्ष्मजीव इतना कमज़ोर कर दिए जाते हैं कि ये जो है बीमारी उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपके शरीर में इसके एंट्री होने से क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम, यानी आपका जो रोगवर्धक क्षमता है शरीर का, वो सिस्टम क्या करता है? इसके खिलाफ एंटीबायोटिक बना लेता है। तो अब जो है क्या होता है कि जब फिर से कोई अगर दोबारा वही चीज़ स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इंटर होगा तो आपका इम्यून सिस्टम उसको मार देगा, ठीक है। वैक्सीन रोग के प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। कृषि में सूक्ष्मजीव, देखिए कृषि में सूक्ष्मजीव की मदद क्या क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, फिर भी पेड़ इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जीवाणु क्या करते हैं? इसको सोल्यूबल फॉर्म में लाकर मिट्टी में फिक्स करते हैं, तब वो पेड़ उसको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में अवशोषित करते हैं। प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन अति आवश्यक है। कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन को पेड़ पौधे के उपयोग लायक बनाता है। देखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, पर्यावरण की साफ सफाई में भी जीवाणुओं का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये नहीं रहेंगे तो कोई भी पदार्थ सड़ेगा गलेगा नहीं। अब चलिए, हानिकारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में सूक्ष्मजीव जनित रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में श्वास, भोजन, पादी आदि के द्वारा जो है हमारे अंदर चले जाता है, ठीक है। पानी के साथ भी जा सकता है, हवा में भी जा सकता है। जैसे देखिए, कुछ खास कीटों या जंतुओं के काटने से भी प्रवेश करते हैं। जैसे मच्छर के काटने से मलेरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है। एडीज मच्छर के काटने से हमारे शरीर में डेंगू प्रवेश करता है। सर्दी जुकाम में देखिए कॉमन कोल्ड ज़्यादातर आदमियों को होता है। यह किसके वजह से होता है? वायरस की वजह से। इसलिए जब आप छींक लेते हैं तो कुछ आसपास छींकते हैं तो आप कभी कभी देखते होंगे कि आपको कॉमन कोल्ड हुआ तो आपके आसपास के लोगों को भी कॉमन कोल्ड शुरू हो जाता है। जो बीमारी एक से दूसरे को फैले उसे संचरणीय बीमारी यानी कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जैसे हैजा, चिकन पॉक्स आदि। जब मौसम बदलता है तो तापमान में अचानक परिवर्तन जीवाणु के प्रजनन दौर को बढ़ाती है। इस वजह से हम लोग मौसम जब चेंज होने लगता है उस समय काफ़ी बीमार पड़ते हैं। इसलिए कभी कभी मम्मी भी घर में कहती है या डॉक्टर भी कहता है कि ये मौसम का असर है, कि मौसम चेंज हो रहा है इसलिए आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो रहा है, ठीक है। चलिए, टेबल 25 आपको ये पेज 95 में जो है आपको ये सब चीज़ बताया जाएगा कि अलग अलग जीवाणु, ये मैंने आगे दिया हुआ है। चलिए, कौन कौन से जीवाणु से कौन कौन से बीमारी हो रहे हैं, ठीक है। सूक्ष्मजीव जनित पौधों के सामान्य रोग। देखिए, सूक्ष्मजीव की वजह से पौधे में जो रोग होता है उससे, देखिए गेहूं का रस्ट किसके वजह से होता है? कवक के वजह से। फैलता किसके वजह से है? वायु और बीज। नींबू का कैंसर बैक्टीरिया की वजह से होता है। और भिंडी का पीत रोग वायरस की वजह से होता है। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिजीज है। एंथ्रेक्स काउज करने वाले जीवाणु का नाम बेसिलस एंथ्रेसिस है, जो रॉबर्ट कोच द्वारा खोजा गया था। देखिए, खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग। खाद्य पदार्थ गर्मी के समय जल्दी खराब हो जाते हैं, ये इन्हीं माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण होता है। देखिए, जब गर्मी होता है, आप ठंडा के समय में जब खाद्य पदार्थ को रखेंगे तो देर तक रह जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी के टाइम में आप खाद्य पदार्थ को रखते हैं तो देखिएगा कि वो महकने लगता है, खट्टा हो जाता है स्वाद में, ठीक है। इसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। बीमारी, उल्टी हो सकता है, खाने पे डायरिया हो सकता है। चलिए देखिए, मानव में सूक्ष्मजीवी जनित कुछ सामान्य रोग। क्षय रोग जीवाणु की वजह से होता है। बचाव क्या है? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। खसरा क्या है? एक वायरस डिजीज है, वायरल डिजीज, समझे। चिकन पॉक्स भी एक वायरल डिजीज है। पोलियो भी एक वायरल डिजीज है। हैजा बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है। हेपेटाइटिस ए भी वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस बी भी वायरल डिजीज है। मलेरिया किसके वजह से होता है? प्रोटोजुआ। और कौन से मच्छर काटने से मलेरिया होता है? मादा एनोफ्लीज। और किस मच्छर के काटने से आपको जो है डेंगू होता है? एडीज, ठीक है। चलिए
देखिए निर्जलीकरण में क्या होता है कि आपको अगर मान लीजिए किसी फूड को लंबे टाइम तक रखना है तो उसको सुखा दीजिए, उसका नमी खत्म कर दीजिए। नमी खत्म करने से क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया और फंगी लगने के चांस कम होते हैं, और उसको सील पैक डब्बे में रखिएगा तो चांसेस कम होते हैं। जैसे रासायनिक तरीका भी है। रासायनिक तरीका क्या होता है, नमक और जल, तेल। देखिए आप कभी ऐसा कभी किए हैं कि आप गर्मी के मौसम में अदर सब्जी बनाते हैं, ठीक है, और मीट मछली बनाते हैं। मीट मछली को देर तक भी रखिएगा तो वो जो है जल्दी खट्टा या महकता नहीं है, लेकिन जो है अदर सब्जी उतने देर में महक जाते हैं। होता क्या है कि जो आपका मीट मछली में है तेल की मात्रा अधिक होती है, नमक की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर सूक्ष्मजीवी पनप नहीं पाते हैं। अब जो है आप कभी अचार देखे होंगे मम्मी को घर पे बनाते हुए, मम्मी देखे होंगे कि आप धूप में वो देते हैं तो अचार में क्या करती है, नमक काफ़ी देती है ताकि क्या हो, उसमें फफूंद ना लगे। जैम जेली बनाने में बेंजोएट सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जैम जेली बनाने में बेंजोएट सोडियम का यूज करते हैं, मेटाबाइसल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। उबालने या गर्म करने से सूक्ष्मजीवी भी नष्ट हो जाते हैं। देखिए हमेशा आर्की बैक्टीरिया तो प्रेजेंट नहीं है, सब बैक्टीरिया 100 डिग्री नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो जब उनको उबालते हैं तो पानी में सूक्ष्मजीवी मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगर उसको छान के पीजिएगा तो आप स्वस्थ रहिएगा। फ्रिज का निम्न ताप, फ्रिज में जो ठंडा होता है ना, वो निम्न ताप क्या करता है, सूक्ष्मजीव को वृद्धि होने से रोकता है। अब चलिए पाश्चीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। पाश्चीकरण का खोज किसने किया था, लुईस पाश्चर ने। देखिए पाश्चीकरण में क्या होता है, देखिए पाश्चीकरण कोई और लिक्विड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे दूध में यूज होता है। देखिए आप कभी दूध के पैकेट खरीदिएगा, उसमें लिखा होगा पाश्चराइज्ड मिल्क। पाश्चराइज्ड मिल्क क्या करता है, ये मिल्क का पाश्चराइजेशन करने से उसकी जो वैलिडिटी है ना वो बढ़ा देते हैं हम लोग। दूध को क्या किया जाता है, 70 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 20 या 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, और फिर उसे बहुत ही तेज़ी से ठंडा किया जाता है, जिससे क्या होता है, उसको भंडारित कर लिया जाता है। यही क्या कहलाता है, पाश्चराइजेशन। अब पाश्चराइजेशन की खोज लुईस पाश्चर। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भंडारण एवं पैकिंग, खाद्य सामग्री की लंबी अवधि तक के इस्तेमाल के लिए उसको पैकिंग चाहिए। पैकिंग कैसे, जिसमें हवा ना घुस सके, ठीक है, क्योंकि हवा अगर नहीं घुसेगा तो सूक्ष्मजीवी नहीं प्रभावित होगा, लेकिन अगर हवा इंटर कर गया तो सूक्ष्मजीवी उसके साथ भी इंटर कर जाएंगे और उस प्रोडक्ट को खराब कर देंगे। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम जैवाणु और दलहनी पौधों में सहजीवी संबंध होता है और राइजोबियम वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन त्वरित विद्युत द्वारा भी होता है, बिजली जब चमकती या तरका गिरता है इसके वजह से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, याद रखिएगा। देखिए ये जो है आपका नाइट्रोजन साइकिल है, इसको याद करना ही पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखिए इसमें अलग अलग साइकिल दी हैं। देखिए जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, वो वायुमंडल में हो जाता है। फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक, देखिए सब अपना अपना घुमा के फिर से उसको वापस उसी में ले आते हैं, ठीक है। पेड़ पौधा इस्तेमाल करता है, फिर से उसको अपना ये पत्ती गिरता है, उससे धीरे धीरे वो चल जाता है अंदर में, ठीक है। इस वजह से जो है नाइट्रोजन साइकिल इसी तरह से जब चलता है तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, बरकरार रहता है। और देखिए नाइट्रोजन साइकिल डिटेल में पढ़ाएंगे 9th या 10th में है शायद, ठीक है 10th में है, वहाँ मैं पढ़ाऊँगा। वहाँ पे मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स बताऊँगा कि कैसे नाइट्रेट्स बनते हैं, नाइट्राइट्स बनते हैं, वो चीज़ें बताया जाएगा। चलिए अध्याय 8 पे चलते हैं। दाब और बल का आपसी संबंध। देखिए दाब और बल का आपसी संबंध इस तरह से है, दाब जो है डायरेक्ट बल पे डिपेंड करता है। अगर बल को बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब घट जाएगा, उल्टा होता है। इसलिए दाब बराबर बल बाय क्षेत्रफल, मात्रक पास्कल या न्यूटन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जितना ज़्यादा बल उतना ज़्यादा दाब, और जितना कम क्षेत्रफल उतना ज़्यादा दाब, और जितना ज़्यादा क्षेत्रफल उतना कम दाब, और जितना कम बल उतना कम दाब। उदाहरण देखिए, ऊंचे मकान के लिए नीचे का नींव गहरे एवं चौड़े बनाए जाते हैं ताकि दाब कम हो। क्षेत्रफल नीचे बढ़ा दिया, दाब कम हो गया। दर्ब तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। देखिए दर्ब और गैस ये दोनों भी दाब लगाते हैं। दर्ब उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बढ़ते हैं, जबकि गैस सभी दिशाओं में बहाव करते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लैज पास्कल ने सिद्ध किया कि तरल पदार्थ में कौन कौन आए, दर्ब और गैस दोनों, वो क्या करते हैं, सभी दिशा में एक समान दाब आरोपित करते हैं, जबकि ठोस भार
की ओर दाब आरोपित करता है। देखिए तरल पदार्थ सभी दिशाओं में दाब उत्पन्न करता है, लेकिन ठोस पदार्थ जिधर बल की जिधर उस तरह उनका बल का रिजल्टेंट आता है, यानी फोर्स का रिजल्टेंट, वो उधर ही दाब लगाते हैं। दर्वों द्वारा दाब लगाया जाना। देखिए दाब मापी यंत्र को हम मैनोमीटर कहते हैं। दर्व का दाब सभी दिशाओं में बराबर लगता है। यह बात किसने सिद्ध किया था? पास्कल ने। जल की गहराई पर दाब का मान निर्भर करता है। गहराई पे जो है दाब का मान निर्भर करता है कि जितना गहरा है उतना ज़्यादा दाब। जल की ऊंचाई पर भी दाब का मान निर्भर करता है। जल के द्वारा ऊपरी की ओर जो बल लगता है उसे थ्रस्ट कहते हैं। देखिए आप जब जल में हाथ डालेंगे या कोई ज़्यादा ऑब्जेक्ट को या कोई ऑब्जेक्ट को आप डुबो रहे होंगे तो आपको महसूस होगा कि नीचे से भी कुछ फोर्स जल लगा रहा है। उस फोर्स को क्या कहते हैं? थ्रस्ट। और इसको कौन सा फोर्स कहा जाता है? बायोंट फोर्स कहा जाता है। चलिए वायु तथा वायुमंडल। वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर से ऊपर तक है और वायु स्थान घेरती है, भार है इनके पास। देखिए वायु स्थान भी घेरती है, भार है। इसलिए अगर भार नहीं होगा तो अगर वायु के पास भार नहीं होता, आप सिलेंडर में जो गैस भरा हुआ आता है कैसे वो वजन देता है? ठीक है, तो वायु स्थान भी घेरती है और भार भी, इस वजह से ये दाब भी डालती है। अब देखिए वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट। वायु दाब को विशालतम प्रयोग जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न ज्यूरिक ने किया था। देखिए 15 गुना 15 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल में अगर वायुमंडल का के बराबर का खंभा, जितना देर वायुमंडल फैला है 800 किलोमीटर के आसपास का, उतना लंबा अगर हम ऊंचाई के भार का ये कर देंगे तो 225 किलोग्राम द्रव्यमान किसी पिंड के बराबर होता है। सोच लीजिए कितना भार होगा। प्राणी के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, इसलिए निरस्त हो जाता है। नहीं तो इतना जो दाब पड़ता है आपका क्या होता, आप तो पिस जाते, हम भी पिस जाते। ठीक है, देखिए पर्वतारोही के ऊपर जाने पर वायु दाब घट जाता है, इसलिए सांस लेने में उन्हें परेशानी होती है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर जाते हैं। देखिए अध्याय 9, इसी के साथ अध्याय 9 पर चलते हैं हम लोग। अध्याय 8 की समाप्ति हो चुकी है। अध्याय 9 का शीर्षक है ईंधन हमारी जरूरत। देखिए हर एक जलने वाला पदार्थ जो जलकर ऊष्मा ऊर्जा देता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। अब मान लीजिए लकड़ी जलता है तो लकड़ी भी ईंधन का काम करता है। पेट्रोल जलता है, पेट्रोल ईंधन का काम करता है। ईंधन ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। देखिए ठोस ईंधन क्या है? चारकोल, मोम, कोयला, लकड़ी। ठीक है, द्रव ईंधन क्या है? पेट्रोल, डीजल, किरोसिन और द्रव हाइड्रोजन। गैस ईंधन क्या है? कोल गैस है, प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस CNG। ठीक है, जैव पदार्थ जलने पर CO2 गैस निकालते हैं। CO2 गैस को चूना पानी में डालने के बाद चूना पानी का कलर कैसा हो जाता है? दूधिया। CO2 गैस गुलाबी फिनोल्फ्थलीन को रंगहीन कर देता है। C+O2 का रिएक्शन, CO2 प्लस ऊष्मा। सभी ईंधन मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? कार्बन के होते हैं। ईंधन का वर्गीकरण, देखिए ईंधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। प्राथमिक ईंधन में क्या होता है? लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम। और द्वितीयक ईंधन चारकोल, कोल, कोक है, यहाँ कोल नहीं होगा, कोक होगा, और रसोई गैस। ठीक है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। ये लिमिटेड सोर्स हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल सही से करें। खनिज की तरह कोयले को भी खोदकर खानों से निकाला जाता है। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। देखिए बंद बर्तन में लकड़ी को गर्म करने से लकड़ी धीरे धीरे कोयले में बदल जाता है। आग नहीं लगाना है, बंद बर्तन दे दीजिए, उसमें लकड़ी डाल दीजिए और आग देते रहिए, धीरे धीरे कोयले में बदल जाता है। पीट और लिग्नाइट अच्छे किस्म के ईंधन नहीं होते हैं। ये कोयला जो होता है पीट और लिग्नाइट का ही बना होता है। यही क्या होता है? अच्छे ईंधन नहीं होते, तो ये क्या करते हैं? ज़्यादा धुआं करते हैं। देखिए मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। मृत वनस्पति जो होता है वो क्या होता है कि धीरे धीरे, देखिए बहुत सालों तक जब वो मिट्टी में दबा रहता है बिना ऑक्सीजन ये सब के प्रेजेंट में आए हुए, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, ज़्यादा ताप की वजह से क्या होता है, उसका कार्बनीकरण हो जाता है और वो किस में तब्दील हो जाता है? कोयला। कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयला गर्म करने पर क्या होता है? CO2 प्लस ऊष्मा उत्सर्जित करता है। देखिए कोक बहुत ही अच्छा ईंधन है। कोयला को वायु की अनुपस्थिति, उसको वायु के अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। कोयला को अगर वायु के अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? कोक।
और देखिए ये लगभग जो है ना कार्बन का शुद्ध रूप माना जाता है। कोक का इस्तेमाल कहाँ यूज़ करते हैं? देखिए इस्पात उद्योग में करते हैं तथा बहुत सारा मेटल का एक्सट्रैक्शन में कोक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लगभग इसको शुद्ध फॉर्म ऑफ कार्बन यानी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कहा जाता है। देखिए कोलतार काले भूरे गाढ़ा द्रव है, यह लगभग 200 पदार्थ का मिश्रण होता है। उपयोग कहाँ कहाँ? देखिए संश्लेषित रंग, हम लोग जो सिंथेटिक रंग यूज करते हैं वो, औषधि में, विस्फोटक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सुगंध में, प्लास्टिक में, पेंट में, फोटोग्राफिक सामग्री आदि में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कीटों को भगाने वाली नेफ्थलीन यूज करते हैं, जिसको आप लोग फिनाइल घोटी कहते हैं। ठीक है, नेफ्थलीन जो कीटों को भगाने के लिए कपड़े या ट्रंक में रखा जाता है, वो किसके बने होते हैं? वो भी कोलतार से ही प्राप्त होते हैं। आजकल सड़क निर्माण में कोलतार की जगह बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमिन भी एक प्रकार का पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। ठीक है, चलिए देखिए कोयला गैस। कोयला को कोक बनाते समय जो गैस निकलती है, कोयला को जब कोक बनाते हैं उस समय जो गैस निकलती है उसको कौन सा गैस कहते हैं? कोयला गैस यानी कोल गैस। कोयला गैस लंदन में 1810 और न्यूयॉर्क में 1820 में प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। नो इट इज़ यूज एज सोर्स ऑफ हीट। इसको किसके अब जो है वो सोर्स ऑफ हीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए पेट्रोलियम क्या है? मृत समुद्री जीवों और पौधों से बहुत मंद भू वैज्ञानिक प्रक्रमों द्वारा पेट्रोलियम बनता है। देखिए बहुत ही स्लो पेट्रोलियम का निर्माण होता है, लाखों वर्षों तक जब दबे रहते हैं। ये देखिए पेट्रोलियम ज़्यादातर जो है आपको ऐसा, देखिए पहले क्या होता था कि जब समुद्र हुआ करते थे, समुद्र में जो है मान लीजिए कि वो समुद्र में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वो वहाँ के जीव सब जो हैं समुद्री जीव, वो क्या हुआ कि अंदर मिट्टी में दब गए। धीरे धीरे वहाँ समुद्र हल्का हल्का सूख के पीछा चले गया, दबता गया, लाखों करोड़ों वर्ष तक हुआ, लाखों वर्ष तक चलता रहा। तब जाकर वो क्या हुआ कि वही चीज़ जो है पेट्रोलियम में बदल गया। इसलिए जब भी वैज्ञानिक ढूंढने जाते हैं तो पेट्रोलियम ज़्यादातर समुद्र में नहीं ढूंढते हैं, वो ऐसी जगहों पे ढूंढते हैं जहाँ पहले कभी समुद्र हुआ करता था। ठीक है, ओके। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत से ऊपर होता है। तेल वहाँ उत्पन्न हुआ जहाँ कभी समुद्र शैल थे। तेल भीतर मिलने वाले सभी पदार्थ से हल्के होते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने की प्रक्रिया प्रसीकरण कहलाता है। प्रसीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम का प्रसीकरण यानी डिस्टिलेशन कहलाता है। और पेट्रोलियम का जो प्रसीकरण है प्रभाजी आश्वासन विधि से करते हैं, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। ठीक है, इनके विभिन्न संगठक का क्वथनांक, यानी देखिए पेट्रोलियम जो कच्चा प्रोडक्ट आता है उसमें बहुत सारा जो संगठक मिला हुआ रहता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। इसलिए जो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको अलग कर लेते हैं। देखिए पेट्रोलियम के संगठक के नाम क्या क्या हैं? एलपीजी है, पेट्रोल है, किरोसिन है, डीजल है, स्नेहक तेल है, पैराफिन है, मोम है और बिटुमिन मैंने बताया कहाँ यूज किए जाते हैं, याद होगा आजकल रोड बनाने में। हमारे देश में तेल पैदा करने वाले क्षेत्र निम्न है। देखिए हमारे देश में जो तेल पैदा करते हैं, जहाँ से तेल हमारा निकाला जाता है, कहाँ कहाँ? देखिए असम में कौन सा जगह है? मोहार, कटिया, मोराम। गुजरात में अंकलेश्वर, मुंबई है समुद्र तल में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। देखिए बरौनी तेल कारखाना को डिटेल में दिया गया है कहाँ पर? SCERT में। तो इसका जरूरी है पढ़ना। स्थापना कब हुई थी? 1964 में। मदद किसका लिया गया था? रूस एवं रोमानिया देश से। 1965 में कैपेसिटी इसका कितना था? 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष, और बाद में 6 मिलियन मैट्रिक टन बढ़ाकर कर दिया गया। शुरू में असम से इसकी आपूर्ति की जाती थी। ठीक है, असम से तेल लाकर यहाँ पे फिल्ट्रेट किया जाता था, मतलब बरौनी तेल। ठीक है, बाद में अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, हल्दिया, वेस्ट बंगाल द्वारा पाइपलाइन से होने लगी। पाइपलाइन द्वारा जो है पटना, बरौनी, मुगलसराय, दीनदयाल उपाध्याय, यानी मुगलसराय आज दीनदयाल उपाध्याय, इलाहाबाद आज प्रयागराज है, कानपुर है, तो बदल के नाम दे सकते हैं ऑप्शन में। इसलिए पाइपलाइन द्वारा कहाँ कहाँ जाता है? पटना, बरौनी, दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज और कानपुर। एलपीजी के लिए आरा के नज़दीक गीधा में बॉटलिंग प्लांट लगाया गया है एलपीजी गैस के लिए। प्राकृतिक गैस को सीएनजी गैस भी कहते हैं। यह एक जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। पेट्रोलियम से अच्छा ज्वलनशील होता है सीएनजी, शुद्ध होता है। ठीक है, पेट्रोल से। हमारे देश में प्राकृतिक गैस का भंडार त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ पे सीएनजी का भंडार कहाँ कहाँ है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। सूर्य का प्रकाश, वायु, जल से भी ईंधन प्राप्त किया जाता है। सूर्य से
सोलर कुकर यूज करते हैं या सोलर प्लेट यूज करते हैं प्रकाश, ठीक है। वायु में विंड मिल्स का यूज किया जाता है। जल थर्मल पावर प्लांट में जो वहाँ यूज किए जाते हैं, जो हाइड्रो पावर प्लांट में यूज किए जाते हैं, जो बिजली उत्पन्न करने के लिए, ये सब क्या है, असीमित हैं। लेकिन तेल पेट्रोलियम क्या है, सीमित हैं। चलिए अध्याय 10 पर चलते हैं। विद्युत धार के रासायनिक प्रभाव। देखिए, जिन पे पदार्थों से होकर विद्युत धारा अल्प मात्रा में प्रवाहित होते हुए पदार्थ अल्प चालक कहे जाते हैं। अल्प चालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर। हवा में जब नमी या विभव बढ़ जाता है तो यह सुचालक की तरह कार्य करने लगता है। देखिए, कभी कभी जो है अगर हवा में ज़्यादा नमी हो गया आसपास, तो आपका जो है अगर दो तार जो है, आपको अगर मान लीजिए दो तार कहीं पे टूटा हुआ है, अगर वो दो तार आसपास रह गए तो आप उसके बीच में अगर ये डालेंगे क्या, टेस्टर, तो देखिएगा टेस्टर का लाइट जल जाएगा। क्यों, ये हवा में नमी होने की वजह से क्या हुआ, ये थोड़ा कंडक्टर यानी सुचालक के रूप में काम करने लगा। नमक का घोल अगर डिस्टिल वाटर में, आसुत जल में मिलाते हैं तो ये विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है। लेकिन डिस्टिल वाटर नहीं है क्या चालक, किसका, विद्युत का। हैंडपंप, कुआं और पानी लवण से भरा होता है, इसलिए अच्छा चालक का काम करता है। धन टर्मिनल को एनोड कहते हैं और ऋण टर्मिनल को कैथोड कहते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन के कारण कैथोड के समीप कौन सा गैस का बुलबुला उड़ता है, H2 गैस का। देखिए, ये लिखा हुआ है, किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, विलियम निकोलसन। कौन से ईस्वी में, 1800 ईस्वी में। एनोड के पास का विलयन H2 गैस के कारण लाल हो जाता है और एनोड के समीप O2 बुलबुला के तौर पे निकलता है। ये भी कौन दिया था, विलियम निकोलसन ने दिया था। O2 जलने में मदद करती है लेकिन H2 गैस खुद ही जलता है। धातुओं के निष्कर्षण में विद्युत धारा के केमिकल इफेक्ट एवं इस कारण होने वाले विद्युत विच्छेदन का काफ़ी प्रयोग होता है। देखिए, एक्सट्रैक्शन में जो है ना हम लोग किसका इस्तेमाल, गैल्वेनाइजेशन या केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, ये सब का बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम और बेरियम धातु का पता लगाया था। किस अभिक्रिया से, केमिकल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया विधि से। फुल फॉर्म ऑफ LED, लाइट इमिटिंग डायोड। चांदी पर सोने की परत विद्युत लेपन से होता है और ये विद्युत लेपन को इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन पहले भी पढ़ाया गया है। क्रोमियम खरोंच का प्रतिरोधक है, इसलिए हैंडल सब पे आप देखे होंगे, जो मोटरसाइकिल का हैंडल सब है ये सब में आप देखिएगा कि जल्दी जंग नहीं लगता है, वहाँ खरोंच भी जल्दी नहीं लगते हैं। तो क्रोमियम का लेयर चढ़ाया हुआ रहता है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। चांदी पे सोने का परत चढ़ाकर जो महिलाएं बहुत जगह धोखा देती है कि सोने के बने हैं, ये यही प्रक्रिया से होती है, या खुश होते हैं। अलग अलग जो सोने जैसा चमकने वाला नकली आभूषण होता है, ये भी यही लेपन प्रक्रिया की वजह से वैसे चमकते हैं। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आगे कल जो है आपको